नमस्कार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख 31 मार्च, दिन रविवार। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है दिल्ली से मेरठ तक चुनावी घमासान। अब आपने सोचा होगा कि आखिर दिल्ली से मेरठ तक की चुनावी घमासान क्या बला है। दरअसल आज दिल्ली में रामलीला मैदान में जहां विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एकजुट होकर रैली की और केंद्र में बीजेपी एनडीए मोदी सरकार की जमकर आलोचना की, वहीं दूसरी ओर यूपी के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज किया और विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए के सभी नेताओं को जमकर कोसा। यानी कि दिल्ली से मेरठ तक आज दिन भर चुनावी घमासान होता रहा, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चलता रहा। लेकिन उसको हम अब डिटेल से आपको बताते हैं कि इन दोनों रैलियों में किसने क्या कहा। लेकिन इस सब को सुनने से पहले, देखने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस शो को, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आपको सही निचोड़ मालूम हो सकेगा कि आखिर ये चुनावी घमासान है क्या। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले नई दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से यह महागठबंधन को एक मंच पर लाने का प्रयास हुआ है। इस मंच पर विपक्षी दलों के जो गठबंधन के जो घटक हैं, उनके ज़्यादातर नेता आए, जिनमें शरद पवार, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन और भगवंत मान, उद्धव ठाकरे, चंपई सोरेन जो कि झारखंड के अब सीएम हैं, डी राजा, सोनिया गांधी, महबूबा मुफ्ती और तेजस्वी यादव और फारूक अब्दुल्ला और बहुत से ऐसे नेता आए, इस रैली को संबोधित किया। लेकिन ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो इस रैली में शिरकत नहीं करने आई, बल्कि उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि जरूर भेज दिया और एक डेरेक ओबराय भी थे। सबसे पहले इस रैली को संबोधित करने के लिए गोपाल राय, जो कि अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल के मंत्री थे, उन्होंने रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है करो या मरो का। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि अब जो दो बहनें मुसीबत में हैं इस वक्त, एक तो
सुनीता केजरीवाल हैं जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं। दूसरी हैं कल्पना सोरेन जो कि झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन की पत्नी हैं। इन दोनों पत्नियों के पतियों को जेल की सलाखों के पीछे रखा हुआ है। इन पर भारी मुसीबत है और इस मुसीबत में हम सब भाई इनके साथ खड़े हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसा कोई कदम हम उठाने नहीं देंगे कि जिससे इनको कोई परेशानी हो। उसके बाद महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की हैं वो आई और सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं, उन्होंने मंच पर आकर बाद में जो अरविंद केजरीवाल ने जेल से उनके पास जो संदेश भेजा वो उनको पढ़ करके सुनाया और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो बेशक जेल में हों लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 6 मांगे हैं, 6 वादे हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं कि 24 घंटे बिजली मिले, गरीब को फ्री बिजली मिले और अच्छे सरकारी स्कूल हों, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक हो, अच्छे मल्टी अस्पताल हों और फ्री इलाज मिले गरीबों को और किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी रेट मिले और उनको पूरा अच्छा पैसा मिले और दिल्ली को पूर्ण राज्य मिले, ये उनका प्रयास है और रहेगा। बाद में आए सौरभ भारद्वाज और उन्होंने भी उसके बाद आदित्य ठाकरे और नव भारत बनाएंगे उन्होंने कहा, लेकिन वहीं कल्पना सोरेन भी मंच पर आईं और उन्होंने बहुत ही जोशीले ओजस्वी भाषण में उन्होंने कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इतिहास रचा है और जो कुर्बानियां वो दे रहे हैं वो एक तानाशाह को हटाकर मानेंगे। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को 2 महीने पहले उनके पति हेमंत सोरेन को जेल की सलाखों के पीछे भेजा था और अब 10-12 दिनों से अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं और इस तरह से वो परेशान कर रहे हैं। लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। इसके बाद आरजेडी के तेजस्वी यादव आए और उन्होंने कहा कि ये भीड़ बता रही है इस रैली की कि कैसे अब तानाशाह को बदला जाएगा, सत्ता से बाहर करना है जो तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि 27 दल एक साथ हैं और मोदी की जो गारंटी है वो जस्ट लाइक चाइनीज़ जो टॉयज़ होते हैं, चाइनीज़ जो माल होता है वैसी ही गारंटी है। तो इस तरह की गारंटियों से देश चलने वाला नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने भाषण में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल और सोरेन की गिरफ्तारी पर टिप्पणी जो अमेरिका, जर्मनी और यूएन ने भी की है, इससे भारत देश की साख घटी है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग भी होती रहेगी लेकिन अब एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। सीताराम येचुरी ने भी भाषण दिया और बाद में आए समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि इस वक्त लोकतंत्र को बचाए रखने की
ज़रूरत है और इसके लिए एक लंबा संघर्ष हम सबको मिलकर करना होगा। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के मदद से सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है और वो 400 से पार नहीं जाएगी, बल्कि 400 हारने जा रही है। चंदा वसूली का धंधा होता रहा है इस बीजेपी और एनडीए सरकार में। शरद यादव ने भी कहा कि प्रजातंत्र और संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने भी अपने विचार किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आजकल आईपीएल मैच चल रहे हैं और जैसे आईपीएल मैच में मैच फिक्सिंग होती है, ठीक इसी तरह से नरेंद्र मोदी ने मैच फिक्सिंग की बजाय चुनाव फिक्सिंग करा हुआ है। उसमें वो चुनाव आयोग का भी सहारा लेते हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से वो चुनावी फिक्सिंग के जरिए 400 पार करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। भगवंत मान ने भी अपना भाषण दिया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये देश जिनके पास अपनी ज़मीर नहीं है, ऐसे ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं। और उन्होंने कहा कि हम तो वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से दूर हो जाएं, गिर जाएंगे, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएं, आंधियों से कह दो कि वो अपनी औकात में रहें। इसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने विचार व्यक्त किए और उसके बाद चंपई सोरेन और प्रियंका गांधी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज जो सत्ता में हैं वो जरूरी नहीं है कि आगे भी सत्ता में रहेंगे। सत्ता तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि सत्ता हमेशा उनके पास रहने वाली नहीं है। उन्होंने 5 मांगों का जिक्र भी किया कि चुनाव आयोग समान अवसर सुनिश्चित करे। दूसरा ये कि चुनाव आयोग को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की टोका टोकी पे रोक लगाना चाहिए। और इसके अलावा हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा करना चाहिए। विपक्षी दलों का गला नहीं घोटना चाहिए। बदले की भावना से कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से ये एक विपक्षी दलों का जो गठबंधन की जो रैली हुई है, वो निसंदेह अपने आप में एक अनूठा प्रयास है कि जो अब एकजुट होकर के, चाहे वो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एकजुट हुए हों, हालांकि उनमें अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर के मतभेद हैं, लेकिन जिस तरह से वो एक मंच पर एकजुट होकर के जो आज आए हैं, उससे लगता है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। और इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ये ज़रूरी भी है कि वो एकजुट हो, और अगर एकजुट होगा तो आगे बहुत तरक्की कर सकता है। रही बात अब मेरठ की, मेरठ में आज जिस ढंग से चुनावी रैली का आगाज़ किया गया है, चुनाव प्रचार का, मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल हैं, जिनके प्रचार में नरेंद्र मोदी खुद वहां आए थे रैली को संबोधित करने के लिए। और वहां पर मंच पर चौधरी चरण सिंह की भी तस्वीर लगाई गई थी और उनके बेटे पोते जयंत चौधरी भी वहां मौजूद थे और उनको भी वहां पर काफ़ी सहयोग दिया गया। और उस रैली में यह बात बताई गई कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो विकास कार्य करवाए हैं वो सब आपके सामने है। और अब आगे जो 5 साल अगर सत्ता में हम आए हैं, तीसरी बार अगर सरकार बनी, तो हमने अपना एक रोड मैप पहले से ही तैयार किया हुआ है और पहले 100 दिन में
क्या करेंगे वो भी हमने पूरी तरह से सोच रखा है। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से मन व्यंग कसते हुए कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो एकजुट होकर के विपक्षी गठबंधन INDIA के मंच पर इकट्ठे हुए हैं, जो कि चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलता रहे। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने लड़ाई लड़नी है वो लड़ेंगे और किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अब सवाल उठते हैं इन रैलियों को लेकर, कई तरह के सवाल उठते हैं और वो सवाल ये उठते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ से संदेश दर संदेश भेजे जा रहे हैं अपनी पत्नी के पास। पहले जो पत्र उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की मंत्री आतिशी के पास भेजा था, उस पर विवाद हुआ कि वो पत्र कैसे जारी हो गया जेल से, और अब संदेश भेजा है अरविंद केजरीवाल ने फिर से जेल से। इसके अलावा यह भी एक सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, जबकि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। तो फिर वो किस तरह से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करते हैं। और सवाल ये भी है कि जिस वक़्त अन्ना हजारे के आंदोलन को उन्होंने शुरुआत की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उस वक़्त केंद्र में यूपीए सरकार थी और कांग्रेस उसमें शामिल थी, तो आज उसी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कैसे गठबंधन किया हुआ है, हरियाणा में कैसे गठबंधन किया हुआ है, और अब पंजाब में क्यों नहीं गठबंधन कर रही कांग्रेस के साथ, सीट शेयरिंग क्यों नहीं कर रही। इस तरह के कई सवाल हैं जो अभी तक अबूझ हैं, जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं है किसी के पास भी। अगर वो जवाब देते भी हैं तो उस पर कोई यकीन नहीं होता है कि ये जवाब सही हैं या गलत हैं। ये ठीक है कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं अरविंद केजरीवाल पर तो कोर्ट उनको सज़ा देगी, लेकिन जब तक वो आरोप से बरी नहीं हो जाते, दोषी करार से होकर के अगर वो कोर्ट से बाइज्जत जब तक बरी नहीं हो जाते, तब तक उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर देना चाहिए, किसी और को सीएम पद सौंप देना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार बर्खास्त हो जाए और उनको फिर से एक मौका मिल जाए बात करने का, बहाना बनाने का कि उनकी सरकार को गिरा दिया गया। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरठ की रैली में कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस किया हुआ है और किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान छेड़ा है तो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनको बौखला गए हैं वो, और वो किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अपना आपा खो रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है पीएम मोदी से कि क्या उनकी पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग शामिल नहीं हैं? क्या वो जो दूसरे दलों से जो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं और वो जब वो दल छोड़ करके बीजेपी की शरण में आ गए हैं, तो क्या वो सब बेदागी हो गए हैं? क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे? इन पर क्यों नहीं जवाब देते? पीएम मोदी को, बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी हाईकमान को ये जवाब जनता के बीच देना पड़ेगा, जनता की अदालत में देना पड़ेगा। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का पहला मतदान शुरू हो जाएगा और उस मतदान में जनता अब देखेगी कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। जनता निर्णय जो करेगी वही मान्य होगा। आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला ये तो इसी तरह से ही चलता रहेगा। बकौल शायर
कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। दोस्तों, आज का विश्लेषण कार्यक्रम इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आपने ये चैनल परत दर परत सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरह से बज चुका है और ये चैनल आपके लिए बहुत काम आएगा। क्यों कि इसमें जब भी हम किसी करंट मुद्दे पर निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं तो उसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप उसे भली भांति देख सकेंगे, परख सकेंगे। और अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य करें, और करना भी चाहिए आपको। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिचितों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।